वेलकम टू एप्टीट्यूड क्लास। तो आज के क्लास में हम सिलोजिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे ही आपके सामने ये शब्द सिलोजिज्म प्रकट होता है तो मन में कुछ सवाल आते हैं। सर, ये सिलोजिज्म कॉन्सेप्ट करता क्या है? इस सिलोजिज्म कॉन्सेप्ट को किसने खोजा था? हु इज़ द फाउंडर? सिलोजिज्म कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सभी हम जानेंगे बेसिक टू एडवांस। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सिलोजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये जो है टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग के अंडर आता है। अब ये कॉन्सेप्ट को फाइंड किसने किया था? सो एरिस्टोटल, अ फेमस ग्रीक फिलोसोफर, इज द फाउंडर ऑफ द सिलोजिज्म कॉन्सेप्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ही इज़ द फाउंडर। इन्होंने खोजा था सिलोजिज्म कॉन्सेप्ट और वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी फेमस हुआ है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते। कई बार हमको कंक्लूजन करने में दिक्कतें होती है कि चीज़ें हमारे सामने हो जाती है, उसे कंक्लूड कैसे करें। एरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हो। तो चलिए, अब कंक्लूजन की बात आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ऐसे दो ही चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो हेडिंग रखिएगा, बेसिक्स ऑफ सिलोजिज्म। बेसिक्स ऑफ सिलोजिज्म। आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। अब स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें होती है सर जी? स्टेटमेंट के अंदर तीन बातें होगी। सबसे पहली बात, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देगा, बट किसके बीच में? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे मान सकते हैं दैट सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। आपको वो मीम याद आ रहा होगा। तो ये एक मैंने स्टेटमेंट आपको दे दिया। इसके अंदर हमको दो एलिमेंट्स मिले, गर्ल्स, ब्यूटीफुल, राइट। और फिर रिलेशनशिप कैसा था कि कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट देखा उसके अंदर दो एलिमेंट्स थे, गर्ल्स एंड ब्यूटीफुल, और उसके बीच में रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा था कि कुछ लड़कियां ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट का काम होता है ऐसे हमको समझना है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन है और क्या संबंध है। दूसरी बात, एरिस्टोटल ने कहा था स्टेटमेंट को दिल में नहीं लेना है, यानी स्टेटमेंट कैन बी इलॉजिकल, इट कैन बी इलॉजिकल। और कई बार हमें क्वेश्चंस में ऐसे स्टेटमेंट मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल होते हैं, जैसे सम पेन्स आर कप्स। अब पेन कप कैसे हो सकता है? बट हमको मान करके चलना है दैट अगर वो इलॉजिकल है सो होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ फ़र्क पड़ता है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है और वो एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। कि सम पेन्स आर कप्स, कुछ पेन हमारे कप्स थे, बस ये संबंध है, हमने मान लिया। तो अगर इलॉजिकल भी है तो दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और फाइनली हमको ये कहना है जो भी दिया गया है हम उसे यूनिवर्सल ट्रूथ मान करके चलेंगे, ठीक है। वी विल एक्सेप्ट इट एज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन कैसे डिराइव करना है? कंक्लूजन डिराइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। तो स्टेटमेंट से अगर आपको कंक्लूजन जाना है तो वेन डायग्राम के मदद से हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। अब ये वेन डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। बट उससे कंक्लूजन तक हम पहुंच सकते हैं। और कंक्लूजन हमें क्या प्रोवाइड करता है? अल्टीमेटली इट टेल्स अस अबाउट हिडन रिलेशनशिप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी आपको समझ में आएगा। जैसे आपने कई बार वो मोटिवेशनल लाइन सुनी होगी कि हर एक सक्सेसफुल आदमी ये कहता है कि मैंने रिस्क लिया जीवन में इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। तो एरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप जीवन में रिस्क लोगे ना तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे, क्योंकि एरिस्टोटल कहता है कि सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, बट जितने भी लोगों ने रिस्क लिया है वो जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हुए। ये जो हिडन रिलेशनशिप है ये एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से हमें मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वेन डायग्राम कैसे बनाना है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम।
कुल मिलाकर के 4 हमारे पास पैटर्न है, ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहला पैटर्न है हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा सम ए आर बी। तो देखो ये स्टेटमेंट के अंदर 2 एलिमेंट्स है, वो है ए एंड बी। रिलेशनशिप कैसा है कि कुछ ए जो है वो बी है, सम ए आर बी। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए आपके पास तो वेन डायग्राम ऐसे बनाइएगा कि ये ए का गोला और ये बी का गोला, और यहाँ पर आप देख सकते हो सम ए, कुछ ए का पोर्शन हमें बी में दिखाई पड़ रहा है, सो सम ए आर बी। ईजी। अब अगर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर ऐसा पूछ ले दैट ऑल ए, सारा का सारा ए जो है दैट इज बी, ऑल ए आर बी, अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आपको कहना है दैट ए हो जाएगा छोटा, बी हो जाएगा बड़ा, ठीक है। और आप देख सकते हो क्लियर कट कि जितना भी ए का रीजन है ऑल ए आर इन द एरिया ऑफ बी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को एक डाउट आ जाता है। डाउट ये आता है कि सर हमने बुक्स में पढ़ा है, हमने पहले कहीं पढ़ा है लॉजिकल रीजनिंग सिलोजिज्म, उसके अंदर ऑल ए आर बी में एक और फिगर दिया गया था, ऐसा एक सर्कल बनाया था, उसके अंदर कह रहे थे ए इज इक्वल टू बी। तो क्या सर ऑल ए आर बी में हम ऐसे नहीं बना सकते? देखो अगर स्टेटमेंट एग्जाम में दिया गया है ना ऑल ए आर बी, तो आपको यही फिगर बनाना है। बट अगर ऐसा कोई फिगर किसी ने आपको दे दिया और उसमें पूछ रहे हैं क्या ऑल ए आर बी स्टेटमेंट यहाँ पर सेटिस्फाई होता है, आंसर इज यस। क्यों नहीं होगा? देखो ऑल ए आर बी है ना, जितना भी ए है वो बी के अंडर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सो ऑल ए आर बी हो रहा है, ठीक है। बट याद रखना एग्जाम में जब भी ये स्टेटमेंट आए कौन सा फिगर बनाना है, ये फिगर। क्यों? क्योंकि ये जनरल फिगर है और ये जो है वो स्पेशल केस है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, ऑल ए आर बी के अंदर ये गलत नहीं है, बट ये स्पेशल केस है, इसको हमें एग्जाम में कंसिडर नहीं करना है। एग्जाम में जब स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे तो हमें ये वाला फिगर बनाना है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास नो ए आर बी, ठीक है। नो ए आर बी, कोई संबंध ही नहीं है ए और बी के बीच में। तो ये हमारा ए का गोला, ये हमारा बी का गोला। अक्सर बुक्स में ऐसा दिया होता है, देखो ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो नो ए आर बी, दोनों के बीच में कोई कॉमननेस नहीं है। बट है ना एक्चुअल आपका जो रिलेशनशिप है ना, आपको बताना पड़ेगा कि ए और बी में जो कनेक्शन है उसमें हम क्रॉस कर रहे हैं कि ये बात ही नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। नो ए आर बी ऐसे एक्चुअली डायग्राम बनाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट। अब आखिरी स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी, कुछ पोर्शन ए का जो है ना वो बी नहीं है, कुछ पोर्शन ए का बी नहीं है। ध्यान से देखना, अगर इसको बनाना है तो ये रहा हमारा ए का गोला, ये रहा हमारा ए का गोला, ये रहा ए का कुछ हिस्सा, और उसको अब हम कनेक्ट करेंगे बी के गोले के साथ और कहेंगे दैट सम ऑफ द ए रीजन इज नॉट बी। ये है एक्चुअल रियल डायग्राम। आपने बुक्स में है ना कई बार ऐसे देखा होगा, ये रहा ए बी है ना, सम ऑफ द ए आर नॉट बी। आपको इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ ए का रीजन बी नहीं है ना। कहना गलत नहीं है कि कुछ यहाँ पर ए का रीजन बी में नहीं है, बट जनरल डायग्राम जो है वो जनरल डायग्राम ये है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि स्पेशल केसेस पर फोकस नहीं करना है, जनरल डायग्राम्स आपको बनाने हैं और जनरल डायग्राम से आपकी सारी कहानी क्लियर होते हुए चलेगी। तो याद रखना एग्जाम में जब भी सम ए आर बी आ जाए तो ये डायग्राम बनाना है, ऑल ए आर बी आ जाए तो ये डायग्राम बनाना है, नो ए आर बी तो ऐसे डिस्कनेक्ट बताना है, सम ए आर नॉट बी तो कुछ पोर्शन ए का बी में नहीं है तो ऐसे डिस्कनेक्ट बताना है, ठीक है जी। चलिए तो इतना ही था कॉन्सेप्ट सिलोजिज्म का। अब हम आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने गेट मैकेनिकल 2021 में सवाल पूछा गया था, और ये सवाल जो है आप ऐसे मत देखना कि सिर्फ गेट एग्जाम के लिए है, अदर एग्जाम्स के लिए भी है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सभी के लिए ये ऐसे सवाल ही आते हैं। सवाल क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट 1 and 2 and 2 conclusions 1 and 2. तो statement 1 all entrepreneurs are wealthy, statement 2 all wealthy are risk seekers. Conclusion 1 क्या कहता है? all risk seekers are wealthy. Conclusion 2 कहता है only some entrepreneurs are risk seeker. Based on the above statement and conclusion, which one of the following option is correct? कौन सा यहाँ पर कंक्लूजन करेक्ट है? कंक्लूजन 1 इज ओनली करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, या फिर दिल्ली बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट।
देखो जब भी ऐसे सवाल आ जाए, स्टेटमेंट 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर एंड वेल्दी, कैसे वो रिलेटेड है, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स वेल्दी है, यानी एंटरप्रेन्योर छोटा, क्योंकि सारे के सारे एंटरप्रेन्योर वेल्दी है ना, तो एंटरप्रेन्योर छोटा और वेल्दी बड़ा सर्कल। ये वाला हमने देखा है किस वाले पॉइंट में सर, ऐसे है ना, ऑल ए आर बी, हमने ये पॉइंट 2 में देखा था कि ए छोटा बी बड़ा, क्योंकि सारा का सारा ए बी के अंदर आ जाना चाहिए। तो ऑल एंटरप्रेन्योर आर वेल्दी, एंटरप्रेन्योर अंदर, ये रहा आपका एंटरप्रेन्योर, और वेल्दी बाहर, ये रहा आपका वेल्दी। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो हमने उतार दिया वेन डायग्राम में। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑल वेल्दी आर रिस्क सीकर। अब वेल्दी छोटा, रिस्क सीकर उससे बड़ा, तो यानी एक बड़ा गोला बनाया जाए, एक बड़ा गोला जिसके अंदर हमारे पास रिस्क सीकर, ऑल वेल्दी आर रिस्क सीकर, तो ये रहा रिस्क सीकर ऊपर। चलिए, तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट। अब कंक्लूजन्स पर आते हैं। तो इनके हिसाब से कंक्लूजन 1 क्या है, ऑल रिस्क सीकर्स आर वेल्दी। ऐसा है क्या कि सारे के सारे रिस्क सीकर्स वेल्दी के अंदर आ रहे हैं? नहीं सर जी, अगर आप ध्यान से देखो तो रिस्क सीकर का कुछ हिस्सा वेल्दी के अंदर आ रहा है। देखो कुछ हिस्सा बाहर भी है जो वेल्दी नहीं है। तो यहाँ पर आपको एरिस्टोटल का ये कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीवन में ये मत कह देना कि सर अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे रिस्क लेना कंपलसरी है। देखो ये बता रहा है दैट कुछ रिस्क सीकर वेल्दी नहीं हुए। देखो बाहर ये सारे लोग वेल्दी नहीं हुए। हाँ, माना कि रिस्क सीकर्स में से कुछ लोग वेल्दी हुए हैं। ओके, तो ये फाइनल हमारा कंक्लूजन रहा दैट ऑल रिस्क सीकर्स आर वेल्दी कहना गलत है, क्योंकि कुछ रिस्क सीकर्स वेल्दी थे, सारे के सारे नहीं थे। तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? यहाँ पर ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, क्योंकि वो कंक्लूजन 1 को सही मान रहे थे। अच्छा, कंक्लूजन 2 क्या कहता है? ओनली सम एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क सीकर्स। ऐसा है क्या कि कुछ एंटरप्रेन्योर ही रिस्क सीकर थे? नहीं यार, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर रिस्क सीकर के गोले के अंदर आ रहे हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर रिस्क फ्री नहीं हो सकता, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में भी। ये तो मैं आपको लॉजिकल बातें बता रहा हूँ, बट ये इलॉजिकल अगर सिनेरियो भी होता तब भी आपको वेन डायग्राम से आंसर बताना। यहाँ पर तो अच्छी लॉजिकल बातें हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स रिस्क सीकर के अंदर थे। तो यहाँ पर सम एंटरप्रेन्योर्स को कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया ना ओनली सम एंटरप्रेन्योर्स, यानी कुछ ही लोग, कुछ ही एंटरप्रेन्योर रिस्क सीकर थे, ऐसा कहना गलत होगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन 2 भी गलत है। तो कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। तो ऑप्शन कलकत्ता ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कलकत्ता कहता है दैट नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे लेकर चलता हूं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, गेट 2022 केमिकल आयन। गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजन्स ड्रॉन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स। कंक्लूजन 1, सम इंजीनियर्स आर राइटर्स। कंक्लूजन 2, नो राइटर इज एन एक्टर। स्टेटमेंट 3, ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर्स। अब बताइए इसमें से क्या कंक्लूजन हो सकता है? कंक्लूजन 1, सम राइटर्स आर इंजीनियर्स, क्या ये ठीक है? या फिर कंक्लूजन 2, ऑल इंजीनियर्स आर एक्टर्स। कंक्लूजन 3, नो एक्टर इज अ राइटर। कंक्लूजन 4, सम एक्टर्स आर राइटर। तो कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा? ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन बी, conclusion 2 and conclusion 3 are correct. Option C, only conclusion 1 and 3 are correct. या फिर ऑप्शन डी, either conclusion 3 और conclusion 4 is correct. तो इतना भी कठिन सवाल नहीं है। सिलोजिज्म के कंसेप्ट्स कुछ सेकंड्स में बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। जब भी एग्जाम में आए एप्टीट्यूड के अंदर, इसको सबसे पहले बनाना, इसको छोड़ना नहीं है। ओके, चलिए स्टेटमेंट 1 को हम वेन डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। इंजीनियर्स एंड राइटर्स के बीच में कनेक्शन कैसा है? सम इंजीनियर्स आर राइटर। ओके, सम इंजीनियर्स आर राइटर, यह हमने हमारे हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट में पॉइंट नंबर 1 में देखा था। ऐसे हम गोले बनाएंगे। ई को इंजीनियर मान लेते हैं, डब्ल्यू को राइटर मान लेते हैं, और आप देख सकते हो सम इंजीनियर्स आर राइटर्स। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर इंजीनियर्स को हमने ई मान लिया, राइटर्स को हमने डब्ल्यू मान लिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 कहता है नो राइटर इज एन एक्टर। ओके, डिसजॉइंट है, राइटर और एक्टर के बीच में कोई संबंध नहीं है। स्टेटमेंट 3 कहता है ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर्स। ठीक है, एक्टर को ए मान लेते हैं, इंजीनियर्स को ई मान लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे के सारे एक्टर्स इंजीनियर्स है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ सारे के सारे एक्टर्स इंजीनियर है और एक्टर और राइटर आपस में बात नहीं करते?
तो ये होना चाहिए इस प्रकार से गोला, जिसमें आप देख सकते हो पूरा का पूरा ए का रीजन, एक्टर का रीजन इंजीनियर्स के अंडर आ रहा है। सो ऑल एक्टर्स आर इंजीनियर्स, और एक्टर और राइटर के बीच में डिसजॉइंट है क्योंकि स्टेटमेंट 2 कहता है नो राइटर इज एन एक्टर, तो बीच में हमने नो कनेक्शन का बता दिया। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। एक बार वेन डायग्राम हो गया तो अब कंक्लूजन की बारी। कंक्लूजन 1, सम राइटर्स आर इंजीनियर्स। क्या ऐसा हो रहा है? सम राइटर्स आर इंजीनियर्स, अगर ध्यान से देखें तो सम राइटर्स आर इंजीनियर, हाँ कुछ हिस्सा राइटर का इंजीनियर्स है, तो ये बात तो ठीक है, ये कंक्लूजन सही बैठ रहा है, तो कंक्लूजन 1 को हम टिक कर सकते हैं। अच्छा, कंक्लूजन 2 क्या है? दैट ऑल इंजीनियर्स आर एक्टर्स। नहीं 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 भाई, ऑल इंजीनियर्स एक्टर कैसे हो सकता है ना, कुछ ही तो इंजीनियर्स एक्टर है, सारे के सारे इंजीनियर्स थोड़ी ना एक्टर है, तो ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो गया। कंक्लूजन 3 क्या कहता है? नो एक्टर इज अ राइटर। क्या ये बात ठीक है? नो एक्टर इज अ राइटर, हाँ दोनों के बीच में डिसजॉइंट है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कोई भी एक्टर हमारा राइटर नहीं है। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन 3 सही है। चलिए, अब कंक्लूजन 4 जो है, सम एक्टर्स आर राइटर्स, ये गलत बात हो गई ना, वो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। एक्टर राइटर जब बात ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे क्या कॉमननेस होगा, कैसे क्या रिलेशन होगा? तो सम एक्टर्स आर राइटर्स कहना गलत है। चलिए, तो सारा हमारा कंक्लूजन हो चुका है। अब फाइनली देखते हैं 1 and 3 शुड बी करेक्ट। 1 and 3 ओनली, कंक्लूजन 1 and 3 इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ईजी था या नहीं? ईजी है। देखो, ये हमारा दूसरा सवाल, ये हमारा पहला सवाल बहुत ईजी है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके सामने। फैक्ट 1, ह्यूमंस आर मैमल्स। फैक्ट 2, सम ह्यूमंस आर इंजीनियर्स। फैक्ट 3, इंजीनियर्स बिल्ड हाउस। इफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड? ऊपर स्टेटमेंट, नीचे लॉजिकली इन्फर्ड यानी कंक्लूजन। कंक्लूजन 1, ऑल मैमल्स बिल्ड हाउसेस। कंक्लूजन 2, इंजीनियर्स आर मैमल्स। कंक्लूजन 3, सम ह्यूमंस आर नॉट इंजीनियर्स। अब देखो, अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर जब आपने हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम कहा तो आपने हमेशा लिखा सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, या नो ए, या सम ए, सम नो ऑल, ऐसी आपने बातें लिखी है। बट इस वाले सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ कहा गया है ह्यूमंस आर मैमल्स। अब हम कंफ्यूज हो गए, सम ह्यूमंस मैमल कह रहे हैं, या नो ह्यूमंस मैमल कह रहे हैं, या ऑल ह्यूमंस मैमल कह रहे हैं, हम क्या समझे? तो यही तो वैरायटी है ना इस पूरे सीरीज में, मैं आपको सारे वेराइटीज देना चाहता हूँ। तो जब भी कोई कीवर्ड ना लगाया जाए, बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑल ट्रीट किया जाता है। यानी ये स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है बाय डिफ़ॉल्ट, कि सारे के सारे ह्यूमंस मैमल्स थे, ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स। ठीक है, अब आप आगे पढ़ सकते हो और इस सवाल को सुलझा सकते हो। चलिए, तो मैं भी आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमने कहा दैट इफ़ नो कीवर्ड, अगर कोई भी कीवर्ड नहीं रखे तो ये आपको मान करके चलना है वो ऑल ट्रीट करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी। तो अब हमारा स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स। अगर ह्यूमंस को H कह दे, मैमल्स को M कह दे, तो ये हमारा गोला ह्यूमंस का, ठीक है, ये हमारा गोला मैमल्स का। ये इसके आगे ऑल ह्यूमंस आर मैमल्स तो हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमंस को हम H, मैमल्स को M, इंजीनियर्स को E, और बिल्ड हाउसेस को हम BH कह देंगे। ठीक है, ये हमारे शॉर्टकट तरीके होते हैं। अब जो स्टेटमेंट 2 है, सम ह्यूमंस आर इंजीनियर्स, ह्यूमंस और इंजीनियर्स के बीच में सम है ना, सम ह्यूमंस आर इंजीनियर, तो ऐसा गोला बना देते हैं। ये रहा, दैट सम ह्यूमंस आर इंजीनियर्स, आप देख सकते हो ना, ये रहा, कुछ ही ह्यूमंस इंजीनियर है। अब इसके अलावा अगर बात करें, सम ह्यूमंस आर इंजीनियर्स, आप देख सकते हो, यस। स्टेटमेंट 3, इंजीनियर्स बिल्ड हाउसेस। अब सर सम इंजीनियर है, नो इंजीनियर है, ऑल इंजीनियर, मैंने कहा था जब कीवर्ड ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मान के चलना है। तो ऑल इंजीनियर्स बिल्ड हाउसेस, तो इंजीनियर छोटा और फिर बिल्ड हाउसेस बड़ा, ये रहा आपका एक और गोला, दैट ऑल इंजीनियर्स बिल्ड हाउसेस। तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। कंक्लूजन 1, ऑल मैमल्स बिल्ड हाउसेस। क्या ये ठीक है? ऑल मैमल्स बिल्ड हाउसेस? नहीं यार, कुछ ही तो मैमल्स, आप देखो मैमल्स के अंदर भी कुछ ही तो मैमल्स हाउसेस बिल्ड कर पाते हैं। कहाँ सारे के सारे कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑल मैमल्स कहना गलत हो गया, ये कंक्लूजन गलत हो गया। अगेन यहाँ पर कुछ इनिशियल्स नहीं दिया है, नो कीवर्ड, यानी ऑल इंजीनियर्स आर मैमल्स। क्या ये ठीक है?
ऑल इंजीनियर्स आर मैमल्स, नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ही तो इंजीनियर्स मैमल्स में आ रहे हैं, कहा सारे के सारे इंजीनियर्स मैमल बन रहे हैं, कुछ ही तो इंजीनियर्स थे, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी गलत। सम ह्यूमंस आर नॉट इंजीनियर्स, ये ठीक है, कैसे सर जी? सम ह्यूमंस आर नॉट इंजीनियर्स, जैसे अगर आप ध्यान से देखो दैट ह्यूमंस और इंजीनियर में अगर देखें तो ये रहा, सम ह्यूमंस आर इंजीनियर्स, तो ये जो बाकी बचे हैं वो थोड़ी ना इंजीनियरिंग के अंडर आ रहे हैं, तो हमको ये कहना है दैट कुछ बाहर भी तो है जो इंजीनियर्स नहीं थे, इसलिए सम ह्यूमंस आर नॉट इंजीनियर्स, ठीक है, तो ये वाला ठीक है, इसलिए कंक्लूजन 3 ठीक है, बॉम्बे इज द करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजन ड्रॉन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 सम सोप्स आर क्लीन, स्टेटमेंट 2 ऑल क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर वेट। अब आपको बताना है कौन से कंक्लूजन ठीक है। कंक्लूजन 1 सम क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर सोप, नो क्लीन ऑब्जेक्ट इज अ सोप, सम वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप, ऑल वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड, ए बी सी या डी। ये सवाल गेट 2022 सिविल शिफ्ट 2 में आया था। अब देखो यहाँ पर तो 2 ही स्टेटमेंट दिए, बनाना उतना कठिन नहीं है, बट कठिन कहाँ पर हो जाता है मालूम है? अक्सर बच्चों को ये डाउट होता है कि सर अब तक आपने जो भी सवाल करवाया ना उसमें कोई केसेस बनने की संभावना नहीं थी कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, कोई केसेस बनने की संभावना नहीं थी, है ना। अब जब ये सवाल आया है तो हमारे मन में केसेस का डाउट आ रहा है। जैसे देखो सर जी स्टेटमेंट 1 कहना चाहता है सम सोप्स आर क्लीन, तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से पॉइंट नंबर 1 एस से हम अगर सोप मान ले, सी से अगर हम क्लीन मान ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सम सोप्स आर क्लीन। मैंने कहा वेरी गुड, यस, स्टेटमेंट 1 को सही से बनाया। अब स्टेटमेंट 2 कहता है ऑल क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर वेट। अब यहाँ पर डाउट आ गया सर जी, जब ऑल क्लीन ऑब्जेक्ट्स वेट है तो फिर एक तो ये तरीका हो गया, वेट हमारा बड़ा सर्कल, क्लीन छोटा, तो ये तरीका हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे बट सर ये तो केस 1 है, हमारे दिमाग में तो एक और केस आ रहा है। कौन सा केस आ रहा है सर जी? अगर हम ये कह दे, ये जो आपका वेट है ऐसा अगर हम क्रिएट कर दे, ऐसा, ये हमारा गोला वेट का, तो आपको नहीं लगता है सर जी कि अभी भी हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट वैलिड है, अभी भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो हाँ, ये भी एक केस है जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट वैलिड है। देखो सम सोप्स आर क्लीन, कुछ सोप क्लीन है, यस, फिर ऑल क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर वेट, तो सारे के सारे क्लीन ऑब्जेक्ट्स क्या वेट के अंदर आ रहे हैं? सारे के सारे क्लीन वेट के अंदर आ रहे हैं, यस, तो ये वाला डायग्राम भी सही है। इसमें भी देखो ऑल क्लीन आर वेट, सारा का सारा क्लीन वेट के अंदर आ रहा है, ये भी सही है। तो याद रखना जब भी केसेस बनने का चांस है तो केसेस बना लो, है ना। मन ही मन मत रखना कि सर ऐसा हो सकता था तो फिर क्या होता, केसेस बनने का चांस है बना लो, जैसे मैंने यहाँ पर दोनों केस बना दिए। अब देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 सम क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर सोप, ऐसी बात है सम क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर सोप, यस सर जी, ये देखो कुछ हिस्सा है इसके अंदर, ये स्टेटमेंट सही है, सम क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर सोप। नो क्लीन ऑब्जेक्ट इज अ सोप, ये गलत है ना, कुछ पोर्शन था, नो क्लीन ऑब्जेक्ट इज अ सोप, यानी तो आप तो डिसजॉइंट कह रहे हो, डिसजॉइंट तो नहीं था, है ना, कनेक्शन तो था। अच्छा, कंक्लूजन 3 सम वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप, सम वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप, हाँ ये देखो सम वेट ऑब्जेक्ट्स आर इन दी सोप, तो ये बात भी ठीक है, कंक्लूजन 3 ठीक है। अब फाइनली हमारे पास कंक्लूजन 4 ऑल वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप्स, सारे के सारे वेट ऑब्जेक्ट सोप है। क्या ऐसी बात है सारे के सारे वेट ऑब्जेक्ट सोप है? नहीं, कुछ ही तो हिस्सा था ना, सारा कहा था, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। अब एक नोट ध्यान में रखना, जो गलत है हमने एक ही केस देखा, केस 1 से ये सारा सही गलत साबित किया, जो गलत है वो गलत है, बट जो सही है क्या वो सही है वो आपको चेक करना है थ्रू केस 2 ऑल्सो, है ना। अब केस 2 के अंदर वो सही स्टेटमेंट जो आपको मिले वो चेक करो क्या इसमें भी सही हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो यूनिवर्सली सही है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो कंक्लूजन यूनिवर्सली गलत है। तो हमारा कंक्लूजन 1 क्या था? सम क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर सोप, क्या यहाँ पर हो रहा है? सम क्लीन ऑब्जेक्ट्स आर सोप, हाँ ये देखो सर जी, कुछ हिस्सा क्लीन का सोप है, सो यस ये कंक्लूजन ठीक है, इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा है। कंक्लूजन 3 क्या कहता है? सम वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप, सम वेट ऑब्जेक्ट्स आर सोप, ये देखो
वेट में कुछ पोर्शन सोप का है, सारा का सारा नहीं, कुछ पोर्शन, तो ये भी ठीक है कंक्लूजन। तो दोनों में सेटिस्फाई किया, जब दोनों में ये सही हुआ तब ये यूनिवर्सली सही है, और इसलिए हम कहेंगे कंक्लूजन 1 and 3 इज यूनिवर्सली करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा ये है, ये देखो कलकत्ता, ओनली कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि सर जब केसेस बनते हैं क्या करें, केसेस बनते हैं बना लो, गलत है वो तो गलत ही है, सही है तो वो दोनों में सही होना चाहिए तब यूनिवर्सली सही है, अगर कहीं एक में सही दूसरे में गलत तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये एक आप नोट भी बना सकते हो। और एक और नोट देना चाहता हूँ, ये जो है ना ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, जो अभी अभी आपने देखा है ना, ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर एक ट्रिक भी है। सर ट्रिक, इसी का तो इंतजार कर रहे थे कब से क्लास में। इसमें ट्रिक भी है। ट्रिक ये है कि जब भी आपके पास सम ए आर बी आ जाए एंड फिर दूसरा स्टेटमेंट ऑल बी आर सी हो जाए, ठीक है, तो आपका डायग्राम जो है आप ऐसे बना सकते हो, ए का कुछ हिस्सा बी में, सो सम ए आर बी, और ऑल बी आर सी, तो पूरा का पूरा बी जो है वो सी के अंडर आना चाहिए। ये डायग्राम जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और इससे जो है आपका आंसर आ जाएगा। सर बट वो केस, ये केस इसमें चेक करने का, वही तो ट्रिक है ना, ये फेमस एग्जाम्पल है। क्या नोट करना है आपको, दिस इज फेमस एग्जाम्पल, दिस इज फेमस एग्जाम्पल, और ऐसे एग्जाम्पल में ये डायग्राम इनफ है। दिस विल ऑलवेज, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिस विल ऑलवेज गिव राइट आंसर। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं कि डिफरेंट केस हो गया तो क्या, सो ब्रैकेट में लिख लो दैट नो नीड फॉर अनदर केस। ठीक है, बना लो और चेक कर लो तो भी हर्जा नहीं है, बट ट्रिक क्या करता है, आपका समय सेव करता है। तो समय सेव करने के लिए कह दिया कि ये डायग्राम इनफ है, इससे अगर आप चेक करोगे तो हमेशा जितने भी सवाल है जो इस वाले फॉर्मेट से पूछे जाते हैं वो आप सही बनाओगे, केस का चिंता मत लेना। बट सर अगर इस फॉर्मेट से नहीं हो और केस बन रहे हो, तो मैंने कहा है इसी वाले केस के लिए ये ट्रिक है, बाकी केसेस के लिए कोई ट्रिक नहीं है। बाकी एग्जाम्पल के लिए जितने केसेस वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ये ट्रिक सिर्फ इसी वाले सिनारियो के लिए वैलिड है। और दूसरा नोट मैंने आपको क्या दिया था, अभी कुछ सेकंड पहले मैंने एक नोट दिया था आपको कि जब भी कंक्लूजन्स सही गलत करने की बात आ जाए, तो अगर कोई कंक्लूजन गलत हो गया तो बी हैप्पी, क्यों, क्योंकि वो आंसर सही है आपका। बट जो कंक्लूजन आपको ऐसा लग रहा है सही है, तो प्लीज़ चेक, अगर कोई केसेस होगा तो क्रिएट करो केसेस, और फिर चेक करो कि केसेस क्रिएट करने के बाद भी वहाँ पर कंक्लूजन सही बैठ रहा है तो सही है, बट केसेस क्रिएट करने के बाद कहीं पर वो कंक्लूजन गलत हो गया है ना, तो फिर वो यूनिवर्सली गलत था, वो यूनिवर्सली सही नहीं है, क्योंकि एक के लिए सही दूसरे के लिए गलत, तो ओवरऑल वो गलत ही है। चलिए, तो आगे लेकर चलता हूँ। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार, चेक इट आउट। बहुत ही अच्छा सवाल है, गेट 2022 मैकेनिकल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। गिवन बिलो आर 3 कंक्लूजन्स ड्रॉन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर। स्टेटमेंट 2, नो प्रोफेसर इज अ मेल। स्टेटमेंट 3, सम मेल्स आर इंजीनियर्स। अब बताना कौन सा कंक्लूजन ठीक है। कंक्लूजन 1, नो इंजीनियर इज अ प्रोफेसर, सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर, नो मेल इज अ टीचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड? ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी, नो, ओके इट्स ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 3 आर करेक्ट। ऑप्शन डी, ओनली कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 आर करेक्ट। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, आप भी गड़बड़ किए होंगे, आपने कहा होगा दी राइट आंसर इज दिल्ली करेक्ट, बट वो रॉन्ग है। नोट करना कि यहाँ पर 99% स्टूडेंट मेक मिस्टेक। 99% स्टूडेंट कहते हैं कि दिल्ली सर ये हमारा सही ऑप्शन है। नहीं, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 3 इज करेक्ट। तो आपने दिल्ली क्यों चूज़ किया, मैं बता दो आपने दिल्ली क्यों चूज़ किया। स्टेटमेंट 1 है ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर, तो ये तो ईजी है सर जी, ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर, टीचर का गोला छोटा प्रोफेसर बड़ा, क्योंकि सारा का सारा टीचर प्रोफेसर के रीजन में आता है, ये हो गया। स्टेटमेंट 2, नो प्रोफेसर इज अ मेल। नो प्रोफेसर इज अ मेल, तो डिसजॉइंट बना लो, ये लो, नो प्रोफेसर इज अ मेल। अब इसके बाद अगर सर जी आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर स्टेटमेंट 3, सम मेल्स आर इंजीनियर्स, तो सम मेल्स आर इंजीनियर आपने कहा था सर जी, ये लो, कुछ हिस्सा मेल का इंजीनियर है, तो सम मेल्स आर इंजीनियर्स बना लिया,
ईजी। अब हमने चेक किया सर जी, जब चेक किया तो पता चला दैट कंक्लूजन 1 जो है, नो इंजीनियर इज़ अ प्रोफेसर, नो इंजीनियर इज़ अ प्रोफेसर। देखो सर, इंजीनियर और प्रोफेसर बात नहीं कर रहे तो हमको ये ठीक लगा, दैट नो इंजीनियर इज़ अ प्रोफेसर सही लग रहा है। सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर, अगर ये चेक करें सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर्स, सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर्स, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है ना, ये कंक्लूजन गलत हो गया। कंक्लूजन 3 को देखें, नो मेल इज़ अ टीचर, नो मेल इज़ अ टीचर, ये तो ठीक है ना, क्योंकि मेल और टीचर आपस में बात नहीं कर रहे, तो नो मेल इज़ अ टीचर ठीक है। तो देखो सर, कंक्लूजन 1 एंड 3 इज़ करेक्ट, यही तो कहा था हमने भी, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 आर करेक्ट। आप ही हो कि उसे गलत साबित करने को तुले हो। गलत है भाई, गलत है। क्यों गलत है? कुछ सेकंड पहले मैंने क्या लिखा था, नोट। अगर कोई कंक्लूजन गलत है तो खुश, क्योंकि वो गलत ही है, बट अगर कोई कंक्लूजन सही है तो सीधा ऑप्शन पे मत जाओ, कुछ केसेस अगर हो सकते हैं तो क्रिएट करो, फिर वो जो सही कंक्लूजन्स आपको लग रहे थे वो केसेस में भी चेक करो। अगर उधर भी वो वैलिड हो रहे हैं तो फिर यूनिवर्सली वो सही है, अगर उधर वो गलत हो गए तो फिर वो गलत हो गए, ठीक है। तो देखो यार, ये 2 कंक्लूजन, अब हमको अगर केसेस हो रहे तो क्रिएट करना था। आपको नहीं लग रहा है केसेस क्रिएट हो रहा है? मैं बताता हूँ आपको, हो रहे हैं यहाँ पर केसेस क्रिएट, और यहाँ पर कोई ट्रिक विक नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा ट्रिक कब चलता है, हमारा ट्रिक तब चलता है जब ये वाला फॉर्मेट हो, और ऐसा फॉर्मेट था नहीं सर जी। मैंने कहा हाँ, तो ट्रिक तो चलेगा नहीं, इसलिए जो ट्रिक के भरोसे बैठते हैं ना सिर्फ, वो फंस जाते हैं गिट एग्जाम में। सिर्फ ट्रिक के भरोसे मत बैठो, चलिए कॉन्सेप्ट्स के भरोसे भी बैठो। हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट 3 था ना, दैट सम मेल्स आर इंजीनियर्स, तो यार हम ऐसे भी तो बना सकते थे, दैट सम मेल्स आर इंजीनियर्स, हम ऐसे बनाएंगे। देखो इसमें भी तो ये बात बैठ रही है कि सम मेल्स आर इंजीनियर्स, सारा का सारा यहाँ पर मेल इंजीनियर में नहीं है, कुछ हिस्सा है। हाँ सर, ये भी ठीक है। अच्छा, एक और केस बन सकता है, कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे, केसेस बनाने के लिए तो आप कितने भी केसेस बना सकते हो, आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है उस हिसाब से केसेस बनेंगे। अब कोई कहेगा सर हम ऐसे बना ले, तो हाँ ऐसे भी बना सकते हो। अब कोई कहेगा सर एक और इतना बड़ा गोला बना ले, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता रहा था कि केसेस कैसे कैसे बन सकते हैं। तो जैसे जैसे केसेस बन सकते हैं वैसे वैसे आपको केसेस बनाने हैं। ये केस 3 हो गया, दैट अगेन सम मेल्स आर इंजीनियर्स, जब ये स्टेटमेंट 3 कहा गया था सम मेल्स आर इंजीनियर्स, यहाँ पर भी हो रहा है। कोई यहाँ पर इनवैलिड चीज़ें हम नहीं कर रहे, सारी की सारी वैलिड चीज़ें ही हम कर रहे हैं। और यहाँ पर फाइनली अगर आपको ऐसा भी कहना हो कि सर एक हमारे दिमाग में ऐसा भी आ रहा था कि ऐसा गोला बना ले, ये देखो, ठीक है, ऐसा गोला बना ले, दैट सम मेल्स आर इंजीनियर्स, तो ऐसा भी ठीक है। मैंने कहा हाँ चलो, तो यहाँ पर आपने 4 केसेस बना लिए। अब जो आपको कंक्लूजन्स ठीक लग रहे थे वो चेक करो डिफरेंट केसेस में। आपको लग रहा था नो इंजीनियर इज़ अ प्रोफेसर, ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। नहीं यार सर जी, इंजीनियर प्रोफेसर, सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर, ऐसा कहना कि नो इंजीनियर इज़ अ प्रोफेसर, ये तो गलत बात है, क्योंकि केस 2 में सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर, चेक करो हाँ कि ना। इधर भी देखो, इधर भी देखो, सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर, इधर भी देखो सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर। इसलिए यहाँ पर जब हमने चेक किया तो कंक्लूजन 1 फेल हो गया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मैं लास्ट में यहाँ पर लिख दूंगा फाइनल आंसर, बट फिलहाल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ दैट ये कंक्लूजन 1 जो है ये फेल हो गया इन अदर केसेस, इन अदर केसेस ये फेल हो गया। तो ओवरऑल इसको आप फेलियर ही मानेंगे कंक्लूजन 1 को, इसको हम यूनिवर्सली कंक्लूड नहीं करेंगे। कंक्लूजन 2 तो गलत था ही, तो हम तो खुशी है। कंक्लूजन 3 जो है नो मेल इज़ अ टीचर, इसको अगर चेक करें, नो मेल इज़ अ टीचर सेटिस्फाइंग, नो मेल इज़ अ टीचर सेटिस्फाइंग, नो मेल इज़ अ टीचर सेटिस्फाइंग, नो मेल इज़ अ टीचर सेटिस्फाइंग। तो क्या हुआ फाइनल कंक्लूजन कि हमने चेक किया कि केस 1, 2, 3, 4 सभी में एवरीवेयर क्या हुआ, एवरीवेयर ओनली कंक्लूजन 3 सेटिस्फाइज। ईजी, समझ में आया? चेक करो, सभी के सभी केसेस में सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 3 जो है सेटिस्फाई हुआ, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हुआ। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन,
पेपर में बच्चे बहुत गड़बड़ किए थे। मैं अगेन कहता हूँ, जहाँ पर केसेस हो बनाओ, जहाँ पर आपको लगता है कंक्लूजन सही है तो क्वेश्चन करो क्या केसेस बन सकते हैं, तो बनाओ, चेक करो। कहीं पर भी अगर वो कंक्लूजन गलत हो गया, यूनिवर्सली गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन ड्रॉन बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, नो मैनेजर इज अ लीडर। स्टेटमेंट 2, ऑल लीडर्स आर एग्जीक्यूटिव। Conclusion 1, no manager is an executive. Conclusion 2, all executives are manager. Which one of the following options can be logically inferred? Only conclusion 1 follows, only conclusion 2 follows, neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows, या फिर ऑप्शन दे ली both conclusion 1 and 2 follows। ये अब इजी है क्योंकि अभी अभी आपने ऐसा सिनारियो देख लिया है। तो चलिए मैं आपके साथ सॉल्व करता हूँ। स्टेटमेंट 1 क्या है? मैनेजर लीडर के बीच में डिस्कनेक्ट बना लो जी। ये रहा मैनेजर, ये रहा लीडर, बीच में है डिस्कनेक्ट। ये काम आएगा क्योंकि पहला वाला केस जो है इस, अब यहाँ पर ध्यान से देखना। स्टेटमेंट 2, ऑल लीडर्स आर एग्जीक्यूटिव। सारे के सारे लीडर्स एग्जीक्यूटिव है तो आपने ऐसा गोला बनाया होगा। मैंने कहा ठीक है जी, बट कुछ बच्चे कहेंगे सर नेसेसरी थोड़ी ना है, ऐसा भी तो हो सकता है ना दैट ऑल लीडर्स आर एग्जीक्यूटिव, ऐसा बना लो। इसमें भी तो आ रहा है कि सारे के सारे लीडर एग्जीक्यूटिव रीजन में है। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर रुको जरा, सब्र करो। ऐसा भी तो एक केस हो सकता है जिसमें आपका ये एग्जीक्यूटिव इतना बड़ा है, जिसके अंदर आप फिर कह सकते हो जो स्टेटमेंट 2 था दैट ऑल लीडर्स कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव, हो रहा है यहाँ पर भी। तो चलो आप केसेस बनाना सीख गए, केस 1, केस 2, केस 3। हाँ, ऐसे केसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस हो सकते हैं। अब कंक्लूजन पर आते हैं। नो मैनेजर इज एन एग्जीक्यूटिव, क्या ये ठीक है? नो मैनेजर इज एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर आपको ठीक लगता है ना? केस 1 में ऐसा लगता है कि सही है, बढ़िया है। देखो मैनेजर एग्जीक्यूटिव बात नहीं कर रहे, बट इसमें सम मैनेजर्स आर एग्जीक्यूटिव, गलत हो गया आपका कंक्लूजन। इसमें सम मैनेजर्स आर, या इनफैक्ट ऑल मैनेजर्स आर एग्जीक्यूटिव। देखो 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 देखो, नो मैनेजर इज एन एग्जीक्यूटिव कहना गलत है क्योंकि ये सिर्फ केस 1 में सही बैठा था, बाकी केसेस में गलत हो रहा था, इसलिए ओवरऑल कंक्लूजन में ये गलत है। कंक्लूजन 2 क्या कहता है? ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर मैनेजर। सारे के सारे एग्जीक्यूटिव हमारे मैनेजर है, ऐसी बात है क्या? नहीं यार, एग्जीक्यूटिव बहुत बड़ा है ना, तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो दैट इसमें तो एग्जीक्यूटिव मैनेजर है ही नहीं, डिस्कनेक्ट है। तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया। दोनों गलत हो गए तो फिर कलकत्ता सही हो गया। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। ईजी। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन में तो आपको बड़े मजे आते हैं। चेक करो। Given below are 2 statement 1 and 2 and 2 conclusions 1 and 2 statements. All bacteria are microorganisms. Statement 2, all pathogens are microorganism. Conclusion क्या हो सकता है? Some pathogens are bacteria, all pathogens are not bacteria. अब बताइए इसमें से कौन सा कंक्लूजन ठीक है ना? ऑप्शन ए ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, या फिर दिल्ली नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज करेक्ट। तो ये गेट कंप्यूटर साइंस 2021 में पूछा गया था, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ट्राई करो। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, और मुझे बड़े मज़े आते जब ऐसे सवाल आते हैं ना। एग्ज़ाम में तकलीफ देते हैं बट क्या ही करे। तो क्या लगता है आपको, क्या है आंसर? इसमें 2 आंसर करेक्ट है। सर ऐसा कैसे हो गया 2 आंसर करेक्ट? मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो, ऑल बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्कल बड़ा, या आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बड़ी गंदी हमारी स्पेलिंग है तो यहाँ पर हम माइक्रो लिख देते हैं, आप समझ जाओ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और वो क्या कह रहे थे स्टेटमेंट 1 में? दैट ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट था ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये देखो सारे के सारे पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। फिर आप कहोगे सर केसेस बन सकते हैं, कैसे केसेस बन सकते हैं? सर एक तो आपने ऐसा बना लिया दैट ऑल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट ये बैक्टीरिया पैथोजन भी तो ऐसे ओवरलैप कर सकते थे। मैंने कहा हाँ जी, ऐसा हो सकता था दैट ये आपस में जुड़ जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता था ना कि ये आपस में जुड़ जाए। अब हम इसको तो यहाँ पर रखते हैं, कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी करते हैं, यहाँ पर बेचते हैं और इनकी मिलन करवा देते हैं, जोड़ी बना देते हैं। ऐसे कोई कहेगा सर पूरा का पूरा भी हो सकता है ओवरलैप। हाँ, बनाने के लिए तो बहुत सारे केसेस बना सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे 2 केसेस बना लिया। अब हम कंक्लूजन देखना चाहते हैं। कंक्लूजन ये है, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, कि कुछ पैथोजन बैक्टीरिया है। आप कहोगे कि सर इसमें वो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने कहा कि ये वाला जो चीज़ है ना, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, ये जो है केस नंबर 2 में तो ठीक है, बट केस नंबर 1 में गलत हो जा रहा है। मैंने कहा बढ़िया है जी। अच्छा, ये कंक्लूजन, ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, अब ये स्टेटमेंट 1 में सही हो रहा है, केस 2 में गलत हो रहा है। देखो केस 1 क्या था, केस 1 था दैट ये सिनारियो जिसके अंदर ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, यानी पैथोजन बैक्टीरिया बात नहीं कर रहा आपस में, सही तो है ना। तो केस 1 में सही हो रहा है। केस 2 में क्या हो रहा है, तो केस 2 में तो बात कर रहा है, तो केस 2 में गलत हो गया। वही तो लिखा मैंने यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर कंक्लूजन्स जिस हिसाब से लिखे, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन के हिसाब से क्या ये कहना ठीक होगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। जब कंक्लूजन 1 सही है तो 2 गलत हो गया, जब 2 सही है तो 1 गलत हो गया। तो क्या ये कहना ठीक है दैट आइदर कंक्लूजन 1 ठीक है या कंक्लूजन 2 ठीक है, बट साथ में ठीक नहीं हो सकते। 1 एंड 2 कंक्लूजन्स साथ में ठीक नहीं हो सकते। एट ए टाइम एक ठीक हो सकता है, क्योंकि एट ए टाइम एक सिनेरियो हम पकड़ सकते हैं। तो इसलिए बॉम्बे सही है, ठीक है। बट आपको पता है ना, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। एक तो बॉम्बे ठीक है ना, ऐसे आपको यहाँ पर लगता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर दिल्ली भी तो ठीक है, क्योंकि आपने बताया था कि अगर कोई कंक्लूजन, जैसे ये कंक्लूजन 1 जो है हमारा फेल किधर हो गया, सर ये फेल हो गया था 1 में, इसलिए ये यूनिवर्सली फेलियर है। और ये कंक्लूजन 2 कहाँ पर फेल हुआ था, सिनारियो नंबर 2 में, केस 2 में। तो अगर कहाँ पर भी फेल हो जाता है तो यूनिवर्सली फेल हो जाता है। तो ये दोनों फेलियर वाले केस हो गए, यानी दोनों ही कंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या है, बॉम्बे एंड दिल्ली। तो मैं ऐसे फिलहाल में लिख देता हूँ दैट पहले हमारा जो सिनारियो है वो सिनारियो क्या था कि हमने मान करके चला कि एट ए टाइम एक कंक्लूजन ठीक है। तो हम ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं दैट आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज करेक्ट। एट ए टाइम एक ठीक है, आइदर 1 या 2, साथ में दोनों सही नहीं है। तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बॉम्बे सही हो गया। बट अगर आप दिल्ली को भी सही कहना चाहते हो तो आपको ये कहना पड़ेगा दैट हमारा जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, जैसे ही हमने ये 2 केस बना लिए, तो हम कहेंगे फाइनली दैट कंक्लूजन 1 and 2 are universally not correct. Therefore, neither conclusion 1 nor 2 is correct. ठीक है। तो अगर इस प्रकार से देखें तो हमारा ऑप्शन दिल्ली जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। और अगर इस प्रकार से देखें तो हमारा ऑप्शन बॉम्बे जो है वो ठीक हो गया। और ऑफिशियली भी इन्होंने ऐसे ही कहा था दैट अगर यूनिवर्सली आप देखो दैट कंक्लूजन 1 एंड 2 यूनिवर्सली, तो वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि एक भी गलत हो गया, एक भी केस में कहीं गलत हो गया तो ओवरऑल गलत हो गया। तो यूनिवर्सली गलत हो गए थे हमारे कंक्लूजन्स, इसलिए नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज करेक्ट। बट अगर आप ऑप्शन बी के वर्डिंग्स को देखो कि एट ए टाइम एक सही है, तो वो बात भी तो ठीक है ना, दैट आइदर कंक्लूजन 1 एट ए टाइम ठीक है या फिर कंक्लूजन 2 एट ए टाइम ठीक है, दोनों साथ में ठीक नहीं है। तो इसलिए ऑफिशियल आंसर में यहाँ पर बॉम्बे एंड दिल्ली दोनों ठीक है। चलिए, तो ये भी लिख देता हूँ दैट ऑफिशियल आंसर इज बॉम्बे और दिल्ली। जिसको भी आप क्लिक करो एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे, ए और सी को क्लिक करोगे तो गलत हो जाएगा। और फाइनली कुछ आपको मैं नोट देना चाहता हूँ कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स के बारे में कुछ नोट है, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको समझाया था सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनाना है, सम ए आर बी ये डायग्राम है आपका। अब कई बार ये वर्ड सम जो है ना वो नहीं दिया जाएगा, तो इसके बदले क्या दिया जाएगा, इसके बदले दिया जाएगा फ्यू, या फिर आपको दिया जा सकता है एटलीस्ट सम या एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन एटलीस्ट सम, या फिर आपको दिया जा सकता है दैट मैक्सिमम
या फिर मिनिमम, या फिर मैनी, या फिर मोस्ट ऑफ, ठीक है, या फिर जनरली, या फिर मोर। ओके, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। या फिर एक और है ऑलमोस्ट ऑल, ये भी बहुत सही है। ऑलमोस्ट ऑल का मतलब क्या होता है मालूम है? सम, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मतलब ऑल नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ऑल है, 99% भी हुआ तो हम कहते हैं ऑलमोस्ट। मैं है ना वो एग्ज़ाम के करीबी था, 99% करीबी था, तो अगेन 1% छूट गया ना, छूट गया तो मतलब क्या हो गया कि सम इज इक्वल टू ऑलमोस्ट ऑल। जब आपके पास 100% है, मैं 100% मेरे पास चीज़ है, 100% मैं कंफर्म हूँ, तो वो ऑल होता है, उसको हम ऑलमोस्ट ऑल नहीं कहते। तो ये रिसेंट 2023 पेपर में ऑलमोस्ट ऑल को भी यूज़ किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऑल इज सम, तो ये कीवर्ड है, आपको ध्यान में रखना है। और जब मैं ऑल कहता हूँ तो 100% कहता हूँ, 100% यानी ईच एंड एवरी, ठीक है, ईच एंड एवरी ऐसे शब्द यूज़ किए जाएंगे, या फिर 100% यूज़ किया जाएगा। या कभी कभी आपने देखा कि नो कीवर्ड भी आ जाए, नो कीवर्ड, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑल ही होता है। तो ईच एंड एवरी, 100%, ऑल, नो कीवर्ड, ये सब ऑल के सिनारियोज में जाते हैं। एंड हमारे पास है फिर सम नॉट, सम आर नॉट इन बी, आपने देखा था ना वो वाला सिनारियो, तो उसके अंदर हार्डली या स्कैर्सली या सेल्डम, ये सारे चीज़ यूज़ किए जाएंगे। और जब नो कहना हो, नो यानी पूरा का पूरा नो, तो ये कहेंगे नेवर, नेवर मतलब कोई भी नहीं, ऑल नॉट, सारे के सारे ना, या 0% ऑफ एनी डेटा, या नो वन, नो वन मतलब कोई भी नहीं, ठीक है, या नन। तो ये सारे कीवर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कीवर्ड्स आपको पता चल गए हैं। और मैंने कहा था कि ये वाला कीवर्ड आपने रिसेंट में देखा, ये वाला कीवर्ड ऑलमोस्ट ऑल भी फ्यूचर में आ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखना। बस यही था आज का पूरा टॉपिक सिलोजिज्म। मुझे लगता है सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ गए, कंसेप्ट समझ में आ गया, ट्रैप समझ में आ गए, ट्रिक समझ में आ गया, है ना, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ये जो एरिस्टोटल ने लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट दिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।